Good afternoon, everyone. Today we are discussing the topic reproduction in humans, and the main topic we are discussing is male and female reproductive system structure of mammary glands. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसमें आप डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, एपिडिडाइमिस, टेस्टिस, स्क्रोटम, एनस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और रेक्टम। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया में डिवाइडेड होते हैं। अब इसके डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पहला हमारा है पेनिस। ये क्या होता है? इट इज़ द ऑर्गन ऑफ कॉप्यूलेशन एंड यूरिनेशन। बेसिकली ये जो मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कॉप्यूलेशन और यूरिनेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इस ऑर्गन के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, शैफ्ट एंड बॉडी। रूट को जिसको हम बेस भी बोल सकते हैं, बॉडी या फिर शैफ्ट जो कि ये पूरा वाला पोर्शन है इसकी बॉडी, एंड ग्लैंड्स जो कि इसकी टिप होती है। द शैफ्ट ऑफ द पेनिस कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू। जो इसकी शैफ्ट मतलब बॉडी होती है उसमें 2 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ये 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास। जो स्पॉन्जियोसम होता है वो स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज़ और स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। बेसिकली स्पॉन्जियोसम का काम क्या है? ये इरेक्शन के लिए हेल्प करता है। इरेक्शन के टाइम पे यूरेथ्रा को ओपन करने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि सीमेन का पैसेज प्रॉपरली हो सके विदाउट एनी इंटरप्शन। ऑन द अदर हैंड जो कैवर्नोसा है, कैवर्नोसा टिश्यू, ये हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इरेक्शन एंड कॉजेज़ द पेनिस टू इनलार्ज एंड हार्डन। जो कि स्टिफनेस और फर्मनेस होती है पेनिस की इरेक्शन के टाइम पे, वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द स्पॉन्जियोसम विच इज़ फिल्ड विद द ब्लड ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल, जो कि इरेक्शन में हेल्प करता है। द ग्लैंड्स जो कि टिप होती है पेनिस की, इट इज़ वेरी सेंसिटिव और इसमें ओपनिंग होती है जो कि इट कंटेन्स द एक्सटर्नल ओपनिंग टू द यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों पास होते हैं। इसलिए हम इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो हमारे पहला एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है पेनिस। नेक्स्ट पार्ट होता है स्क्रोटम। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि पेनिस के पीछे होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिकल्स विच आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो इस स्क्रोटम के अंदर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर हमारी टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है। और ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। ये क्यों होता है? जिससे कि एक स्लाइटली लो टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकें बॉडी से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर। और ये किसके लिए होता है? प्रॉपर स्पर्म डेवलपमेंट एंड फंक्शन इन द टेस्टिस टू मेंटेन अ लोअर बॉडी टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन से पार्ट्स आए? हमने देखा पेनिस जो कि ये वाला पोर्शन है एंड स्क्रोटम। नेक्स्ट इज इंटरनल जेनिटेलिया जो कि इंटरनली प्रेजेंट है इन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स, इसको हम टेस्टिस भी बोल सकते हैं। दे आर द प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। वो मतलब जो कि है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और बाकी जो मेल कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विच इज़ फाउंड इन द टेस्टिस। नाउ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होता है इट इज़ अ कॉइल्ड ट्यूब लाइक इनोक्यूलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये क्या करता है? ये स्टोरेज और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, जो कि हमारे स्पर्म्स जो हैं जो वासा डिफरेंस से आते हैं मैच्योर होके, एपिडिडाइमिस में उनका फाइनल मैच्योरेशन और स्टोरेज होता है स्पर्म्स का।
जो कि फर्दर यूज़ के लिए काम आते हैं जब तक वो वहाँ पे एपिडिडाइमिस में स्टोर्ड रहते हैं। स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्टिस मैच्योर एंड गेन एबिलिटी टू स्विम, मतलब जो कि फाइनल मैच्योरेशन होता है स्पर्म्स का वो एपिडिडाइमिस में आके होता है और वो एक एबिलिटी गेन करते हैं टू फर्टिलाइज द एग एंड दे पास थ्रू द एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट हमारा जो आता है वासा डिफरेंस। इट इज़ अ मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कहाँ से? एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमारे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं, वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं और फाइनल मैच्योरेशन होता है और वासा डिफरेंस के थ्रू जो मतलब हमारे जो स्पर्म्स हैं वो एपिडिडाइमिस से इजैकुलेटरी डक्ट्स में ट्रांसफ़र होते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। It travels through the spermatic cord and joins with the ducts of the seminal vesicle to form an ejaculatory duct. यहाँ से ejaculation हो सकता है। Now seminal vesicle, they are pouch-like structures which are located near the base of the bladder. They produce a significant portion of fluid which makes up the semen. मतलब इसमें अलग अलग फ्लूइड के पोर्शंस होते हैं जो कि सीमेन का एक कॉम्पोजिशन प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि फ्रक्टोज जो कि एक शुगर है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को उसकी मोटिलिटी के लिए और वाइटैलिटी के लिए, तो उसमें फ्रक्टोज ही प्रेजेंट होता है इन फ्लूइड्स में। एंड ऑल्सो वेरियस अदर प्रोटीन्स जो कि स्पर्म की मोटिलिटी, वाइटलिटी और स्पर्म की कैपेबिलिटी जो है ओवम को पेनिट्रेट करने की उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 ग्लैंड्स भी होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज़ अ वॉलनट शेप्ड ग्लैंड जो कि बिलो द ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। इट प्रोड्यूसेस अ मिल्की फ्लूइड विच कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सीमेन। इसमें हमारे पास में सीमेन प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर और उसमें एंजाइम्स, सिट्रिक एसिड और अदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म के एक्टिवेशन के लिए, एक्रोसोमल रिएक्शन जिसे हम बोल सकते हैं उनके लिए और बाकी अलग अलग स्पर्म के फंक्शंस के लिए काम आते हैं। And bulbourethral gland, Cowper's gland. It is a small pea-shaped gland which is located beneath the prostate gland. They produce clear, slippery fluid that is released before ejaculation. This fluid helps lubricate the urethra. जब ejaculation होता है copulation के टाइम पे तो bulbourethral gland एक slippery fluid रिलीज़ करता है जो कि यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है और जो एसिडिक है उस कंडीशंस को उसको न्यूट्रलाइज करता है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाने के लिए फॉर द स्पर्म। कलेक्टिवली these internal genitalia work together to produce and store and deliver sperm and seminal fluid during ejaculation। मतलब ये दोनों जो ग्लैंड्स हैं हमारे, ये स्पर्म की फ्लूइडिटी, उसकी वाइटैलिटी को मेंटेन करने में और बाकी स्पर्म की डिलीवरी, उसकी मोटिलिटी, उनके स्टोरेज, इन सब फंक्शंस में हेल्प करता है। ये हम देख सकते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। यू कैन सी हेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, सेमाइनल वेसिकल जैसा आपने देखा था अभी जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फ्लूइड होता है जो कि सीमेन बनाता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। एंड ऑल्सो वी कैन सी वासा डिफरेंसा। वासा डिफरेंस जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडिडाइमिस और हमारे आगे वाले पोर्शंस को कनेक्ट करती है, एक ट्यूब के टाइप कनेक्शन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपने देखा यहाँ पे, यूरेथ्रा, पेनिस, टेस्टिस, फोरस्किन एंड ये ग्लैंस पेनिस जो कि टिप ऑफ द पेनिस होती है। अब हम स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के बारे में स्टडी करते हैं। स्पर्म का स्ट्रक्चर के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पोर्शन या फिर बॉडी एंड टेल। हेड में हमारे पास एक्रोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है, डेंसली पैक्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक्रोसोम जो आप देख सकते हैं यहाँ हेड पे प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस आगे वाले पोर्शन को हम हेड बोलेंगे। बीच में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि बॉडी पोर्शन में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल जो कि प्रॉपर मोटिलिटी मेंटेन करके रखती है स्पर्म की। एंड टेल
जिसमें फ्लैजिलम होता है जो कि मोटिलिटी में हेल्प करता है स्पर्म की। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। ये वेजाइना है, ये है ओपनिंग हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एंड ये हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो है वेजाइनल ओपनिंग, हाइमन, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्विक्स के बारे में। द लोअर पोर्शन और द नेक ऑफ द यूट्रस। ये लाइंड होता है म्यूकस से, जिसको हम सर्वाइकल म्यूकस भी बोलते हैं। ये बेसिकली ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, और जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, उनको उनकी प्रॉपर मोटिलिटी, उनके ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, जिससे कि उनका स्मूथ ट्रांसफ़र हो सके टूवर्ड्स द ओवम। When the egg is ready for fertilization, mucus becomes slippery and thin, offering a friendly environment to the sperm. Obvious सी बात है, अगर mucus slippery thin होगा तो ज़्यादा अच्छे से facilitate करेगा sperms को movement के लिए। And at the end of the pregnancy, cervix act as a passage through which the baby exit the uterus into the vagina. और एंड ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये एक ओपनिंग की तरह भी हेल्प करता है, एक पैसेज की तरह, जहाँ से बेबी का एक्सपल्शन होता है। द सर्वाइकल कैनाल एक्सपेंड्स रफली 50 टाइम्स इट्स नॉर्मल वेट विद द पैसेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द बर्थ। नेक्स्ट है वेजाइना, मस्कुलर रिच शीट कनेक्टिंग द एक्सटर्नल जेनाइटल टू द यूटरस, फंक्शंस एज ए टू-वे स्ट्रीट एक्सेप्टिंग द पेनिस एंड द स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। बेसिकली वेजाइना एक ओपनिंग होती है जहाँ से स्पर्म और पेनिस इंटरकोर्स के टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करता है, सर्विंग एज द एवेन्यू ऑफ बर्थ थ्रू विच द न्यू बेबी एंटर्स द वर्ल्ड। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनके बारे हम डिस्कस करते हैं। वल्वा, विच रन्स फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड्स टू द रेक्टम। Labia majora or greater lip are the part around the vagina which contain two glands, Bartholin gland which helps in lubrication during intercourse. फिर लेबिया माइनोरा के बाद, मेजोरा के बाद हम पढ़ेंगे लेबिया माइनोरा और लेसर लिप। दे आर थिन हेयरलेस ridges at the entrance of the vagina which joins behind and in front. In front they split to enclose the clitoris. क्लिटोरिक्स एक स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट में इन फीमेल्स। ओवरीज, दे प्रोड्यूस द एग्स, जिसको हम ओवा या ओवम भी बोल सकते हैं। एवरी फीमेल इज़ बॉर्न विद अ लाइफ टाइम सप्लाई ऑफ एग्स, बट जो ये एग्स हैं वो लिमिटेड नंबर के होते हैं। जैसे कि हम मेल्स में देखते हैं जो स्पर्म्स होते हैं दे आर अनलिमिटेड, मतलब टिल द एंड ऑफ द लाइफ मेल की बॉडी में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, बट इन फीमेल्स वी ऑब्जर्व देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हॉर्मोन्स हैं, बेसिक हॉर्मोन्स जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और बाकी हॉर्मोन मतलब हार्मोनल रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। दे आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फेलोपियन ट्यूब stretch from the uterus to the ovaries. The end of the fallopian tube lying next to the ovary feather into ends called fimbriae. बेसिकली फेलोपियन ट्यूब एक पैसेज है जहाँ पे हमारा बेसिक जो कि हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन होता है, और एक फेलोपियन ट्यूब ही है जहाँ से हमारे ओवम जो है जो मेच्योर होता है वो ट्रांसपोर्ट होके आता है टू गेट फर्टिलाइज्ड। Millions of tiny hair-like cilia line the fimbriae and interior of the fallopian tubes. The cilia beats in waves hundreds of times a second, catching the egg at ovulation and moving through the tube through the uterine cavity. फर्टिलाइजेशन हमने देखा जैसे अभी वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। और जो मेन स्ट्रक्चर है वो है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है यूटरस। इट इज़ अ पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फंडस इज़ द अपर पोर्शन ऑफ द यूटरस, जहाँ पे प्रेगनेंसी होती है हमारी। द सर्विक्स इज़ द लोअर पोर्शन ऑफ द यूटरस विच कनेक्ट्स विद द वेजाइना and serves as a sphincter to keep the uterus closed during pregnancy until it's time to deliver a baby. ये एक वेजाइनल प्लग बनाता है जो कि यूटरस को
क्लोज्ड करके रखता है ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी। द यूटरस एक्सपैंड्स कंसिडरेबली ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। जब हमारा रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रेगनेंसी स्टेट होता है, उस टाइम जो यूटरस है वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है टू एक्यूमुलेट द बेबी। The organ grows to form 10 to 20 times its normal size during the pregnancy. The main body consists of a firm outer coat of muscle myometrium and inner lining called as endometrium. Endometrium ही वो जगह है जहाँ पे हमारा implantation होता है। ये हम देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमारे जो हार्मोनल रेगुलेशन है और कैसे वो डिफरेंट डेज़ पे जो हमारी 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ह्यूमंस में, उसमें उन हार्मोन लेवल्स का क्या फ्लक्चुएशन होता है। जैसे अगर हम बेसल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियली जो हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो स्लो होता है, जो कि कम होता है, और ओव्यूलेशन के बाद धीरे धीरे वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है। इसलिए हम नोटिस करते हैं कि ओव्यूलेशन के टाइम हमारा बॉडी टेम्परेचर हल्का सा राइज़ हो जाता है। बेसिकली वो टाइम होता है जब 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। एंड ये भी एक मेथड है जो कि हम मतलब जो है कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। अब जो हार्मोन लेवल्स अगर हम देखें तो पहले हम देखें एफएसएच लेवल। ये जैसे हम ब्लू कलर में देख सकते हैं, एफएसएच का लेवल इनिशियल में कम होता है और हमारा जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस टाइम ये इंक्रीज़ होके वापस कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें अगर एलएच का लेवल भी सेम वही है। इनिशियल डेज़ में एलएच का लेवल मिनिमम होता है एंड इट अराउजेस एट द पीक ड्यूरिंग द 14 डे, जिसको हम एलएच सर्ज भी बोलते हैं। बेसिकली वो है ओव्यूलेशन का टाइम जब ओवम रिलीज़ होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन भी हमारा जो है वो ओव्यूलेशन के टाइम पे इंक्रीज़ होता है और लास्ट में ल्यूटियल फेज़ के टाइम पे थोड़ा इंक्रीज़ होता है। और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो इनिशियल पूरी साइकिल में कम होता है एंड द एंड ऑफ ल्यूटियल फेज़ में प्रोजेस्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होता है? बेसिकली उस टाइम जो है वो हमारा यूट्रस है वो बेबी को इम्प्लांट करने के लिए अपने आप को रेडी करता है एंड जिसमें मेन फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो इस वजह से उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वो हमारे एंडोमेट्रियम को, यूट्रस को प्रिपेयर करके रखता है फॉर द बेबी या फिर फॉर द इम्प्लांटेशन। और इसलिए हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब मेंसेस होता है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेबी एक्यूमुलेट करने के लिए जो एंडोमेट्रियम और यूट्रस की वॉल की थिकनिंग हुई थी, जो प्रिपेयर हुआ था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो इस वजह से वो लाइन शेड ऑफ होगी और वो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, तभी वो लाइंस शेड ऑफ होंगी और वो वापस अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेंगे। अगर हम ओवेरियन साइकिल देखें तो इनिशियली प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड एंट्रम बनता है। और ओव्यूलेशन मतलब 14 डे के टाइम ये हमारा ओवम रिलीज़ हो जाता है और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्पिगेंस बन जाता है। नेक्स्ट हम देखें, ये हम देखते हैं मेंसेस, प्रोलिफरेटिव फेज़, सिक्रीटिव फेज़। ये हमारे डिफरेंट फेजेस हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के। नाउ हम पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली अगर हम मैमरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये चेस्ट वॉल में प्रेजेंट होते हैं हमारे मैमरी ग्लैंड्स, और बेसिकली सबक्यूटेनियस फैट में ये डिपॉजिटेड होती हैं इन द एंटीरियर चेस्ट वॉल। हर एक ब्रेस्ट में जो है 15 to 20 लोब्स होते हैं और उन लोब्स में लोब्यूल्स, स्मॉल लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारी चेस्ट वॉल है, ये रिब्स हैं, ये स्किन हो गई। इसमें हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं हमारे ब्रेस्ट के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे लोब्स होंगे और उसके अंदर हमारे छोटे लोब्यूल्स होंगे। अब जो लोब्यूल्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, जो कि निपल्स पे आके कंसंट्रेट होते हैं। ये एल्वियोलाई एक नेटवर्क की तरह हैं जो कि मिलके यहाँ पे लोब्यूल्स बनाते हैं और इन लोब्यूल्स को कलेक्टिवली हम लोब कहते हैं, जो कि 15 to 20 लोब्स होते हैं। ये आके निपल्स पे आके कनेक्ट होते हैं। और जो हमारे
एल्वियोलाई होते हैं, दे आर द प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। एल्वियोलाई क्या है? प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स एंड दे आर लाइंड बाय सिक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। और जस्ट एरियोला के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे डक्ट्स होते हैं जो कि वाइडन होते हैं लेक्टिफेरस साइनस में, और जो लेक्टिफेरस साइनस है वो हमारा रिजर्वॉयर है मिल्क का ड्यूरिंग लैक्टेशन। मैमरी ग्लैंड्स जो है कनेक्टिव टिश्यू, फैट, सस्पेंसरी लिगामेंट्स से कनेक्टेड होते हैं, और उन सस्पेंसरी लिगामेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कूपर्स लिगामेंट्स। और जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू और आर्टरीज़ के थ्रू, वेनस ड्रेनेज के थ्रू होता है। इनिशियली अगर हम इसका डेवलपमेंट देखें तो इनिशियल डेवलपमेंट जो हमारा होता है ब्रेस्ट का या फिर मैमरी ग्लैंड्स का, ये हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे शुरू हो जाता है। और ये कहाँ से होता है? एक्टोडर्मल मिल्क लाइन से। ये मिल्क लाइन्स जो होती हैं वो एक्जिला से ग्रॉइन तक पूरे पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं। बट जो पेक्टोरल रीजन के, जैसे हमने यहाँ देखा पेक्टोरल मसल्स, मतलब ये हमारा है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन, जो पेक्टोरल रीजन के जो वो क्या बोलते हैं, एक्टोडर्मल मिल्क लाइन्स होते हैं, केवल वही एक्टिवेट होते हैं। बाकी एक्जिला से ग्रॉइन में पूरे में कहीं पे भी एक्टिवेशन नहीं होता इन एक्टोडर्मल मिल्क लाइन्स का एक्सेप्ट द पेक्टोरल रीजन। और प्यूबर्टी आने के बाद में हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं इन डक्ट्स के प्रोलिफरेशन में, फैट डिपोजिशन बढ़ाता है, और देयरफॉर अल्टीमेटली जो हमारा है ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। ईस्ट्रोजन जो है वो बेसिकली डक्टल ग्रोथ के लिए काम करता है, एंड प्रोजेस्टेरॉन है वो लोब्यूलर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। बिगिंस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम एक्टोडर्मल मिल्क लाइन्स, जैसा हमने देखा एक्टोडर्मल मिल्क लाइन्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पेक्टोरल रीजन में। These lines extend from axilla to groin, but only small portion develops into functional breast tissues. During pregnancy and lactation, increased level of estrogen, progesterone, prolactin, HCG prepare breast for the milk production. और जो ये सारे हॉर्मोन्स हैं ये बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। आफ्टर चाइल्ड बर्थ लैक्टोजेनेसिस इज़ इनिशिएटेड। बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, और जो मिल्क इजेक्शन के लिए है वो है ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड मिल्क इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू।